हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। टॉप 20 के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में भाई आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे में 20 स्टॉक्स सिर्फ हाईलाइट कर रहे होंगे हम लोग। अब उसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का कोई मूड बन जाए बातचीत सुनकर तो अपने इंडिपेंडेंट एडवाइजर, अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा। इस शो का बेसिक प्रोमाइस वो नहीं है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम फ्लैट खुलने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल मामला भी ऐसे ही है। मामला वही फंसा हुआ है। कच्चा तेल अगर आपके लिए कल सरदर्द था 90 के आसपास, तो कच्चा तेल 90 के आसपास अभी भी कामकाज कर रहा है। बॉन्ड यील्ड्स अगर कल सरदर्द थे, यूएस के 10 ईयर के बेंचमार्क 4.73 पे स्लाइटली कूल ऑफ हुए हैं, लेकिन अभी भी एलिवेटेड ही हैं 4.7 के आसपास। हाँ, कल और आज के बीच में एटलीस्ट बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हुई हैं। आज शाम को यूएस में इन्फ्लेशन नंबर्स आने हैं और लार्जली एक्सपेक्टेड है कि कोर इन्फ्लेशन जो है ना, वो मंथ ऑन मंथ कूल ऑफ हो रहा होगा। ऐसा हो रहा होगा तो स्ट्रीट का कन्विक्शन और बढ़ जाएगा इस मंथ एंड पे आने वाली फेड क्या कहते हैं मीटिंग से कि दरें शायद नहीं बढ़ी जाए। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट अवेटेड है। खैर, वो देखेंगे शाम को जो भी नंबर आता है। यहाँ पे स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। नुपुर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल नजरें तो इन्फ्लेशन के डेटा पे रहेगी, उसके बाद फेड की मीटिंग पर भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहा है, तो पॉजिटिव ही मान के चलेंगे कि क्यूज है वो पॉजिटिव नजर आएंगे। रिजल्ट सीजन का फैग एंड ऑलमोस्ट लास्ट हफ्ता है। इंपॉर्टेंट नतीजे ऑलमोस्ट आ चुके हैं, हार्डली कुछ नतीजे बचे हैं, लेकिन कल मार्केट क्लोज के बाद काफी कुछ आया था नतीजों के तौर पर। कैश में काफी रिजल्ट आते हुए दिखे थे, लेकिन शुरुआत स्टॉक के साथ जिसके नतीजे कल मार्केट के दौरान आ गए थे और अच्छा खासा एक रिएक्शन भी यहां पर देखने को मिला था। जाइडस लाइफ यहां पे आपको फोकस करके चला है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई है, कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद एक बूस्ट यहां पे मिलता हुआ दिखा है। कंपनी ने अपना गाइडेंस भी बरकरार रखा है FY27 का, लेकिन कल देखे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 6-6.5% ऊपर ही बंद हुआ था। रिजल्ट के बाद अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिला था। मैक्वेरी के साथ शुरुआत करें तो आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है यहाँ पे टारगेट 1285 रुपए का आपको दिखेगा। ऑपरेशनल बीट है। FY27 का गाइडेंस मेंटेन रखा है। कंज्यूमर बिजनेस डबल डिजिट की ग्रोथ देख सकता है FY27 में। सिटी यहाँ पे टारगेट प्राइस हाइक किया है 900 रुपए से बढ़ा के 1040 रुपए का। उनका कहना है कि इंडिया कारोबार जो है आउट परफॉर्मेंस वहां से आती हुई दिखे। इंडिया ग्रोथ पर उनको भरोसा है। यूएस हालांकि इंपैक्टेड रहा है रेलिमेट के जो बेस है उसकी वजह से, लेकिन मैनेजमेंट ने FY27 का गाइडेंस जो है उसे मेंटेन रखा है। वही चीज जो है ब्रोकरेज हाउस को पसंद आती हुई दिखे। एक्विजिशन की वजह से ग्रोथ इंडिया कारोबार में आती हुई नजर आई है और ब्रोकरेज हाउस को वही पसंद आ रहा है। दूसरा स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रोवेव। यहाँ पर भी नतीजे आते हैं और नतीजों के बाद गोल्डमैन सैक्स की तरफ से टारगेट प्राइस बढ़ा दिया गया है। बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस देखे तो 1860 रुपए से बढ़ा के 2230 रुपए का किया है। हालांकि क्वार्टर वन के नतीजे थोड़े कमजोर थे क्योंकि कस्टमर अप्रूवल में डिले देखने को मिला था। डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए टारगेट प्राइस को बढ़ाया गया है। गोल्डमैन का मानना है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी है, यहाँ पे ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो इंटैक्ट है। अभी भी 15 से 20% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है और मार्जिन की भी बात करें तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। अच्छा, दो शुरुआती स्टॉक्स दोनों एम से हैं। एक तो है मणप्पुरम फाइनेंस। मैं ग्रीन ही रख रहा हूं, गोल्ड भी एलिवेटेड लेवल्स पर है। हाँ, शाम के इन्फ्लेशन का प्रिंट का वो भी इंतजार ही कर रहा होगा वो मार्केट। मणप्पुरम के कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, नंबर्स गजब हैं। AUMs में 57% का जंप साल दर साल, हेडलाइन नंबर्स। NII 25% बढ़ा। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 52% का जंप और मुनाफा, वो तो खैर बेस छोटा था, तगड़ा जंप है। कस्टमर्स में 25% का साल दर साल उछाल है। रिटर्न रेशियोज, चाहे रिटर्न ऑन एसेट हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, सीक्वेंशली बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो कोर गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो, उसमें हाइपर ग्रोथ है। और दूसरा इनकी माइक्रो फाइनेंस सब्सिडरी जो है आशीर्वाद फाइनेंस, उसमें एक टर्न अराउंड है। नंबर्स अच्छे हैं। अब भाव में कितने आ चुके हैं वो अलग बात, नंबर्स पे थम्स अप इन ग्रीन। MCX दूसरा, हालांकि CNBC आवाज के दर्शकों के लिए कोई नई खबर नहीं, कल हमने ऑलरेडी रिएक्ट करा है। आवाज की एक्सक्लूसिव, नेटवर्क की एक्सक्लूसिव पे 4-5% ऊपर था ये स्टॉक, लेकिन अब सबके लिए साझा हो गया। कल दरअसल खबर पे मोहर लग गई। शाम को सेबी ने FPI पार्टिसिपेशन खोलने के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव्स में कंसल्टेशन पेपर रिलीज कर दिया। यही कल सुबह दिन में बात हो रही थी चैनल पे और फाइनली शाम को अपडेट आ गया। तो अब डीपर लिक्विडिटी शायद इंडिया के एक्सचेंज में देखने को मिले। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में FPIs के पार्टिसिपेशन फ्रेमवर्क पे ये ड्राफ्ट पेपर है।
इस समय तो एफपीआई का बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा कमोडिटी पार्टिसिपेशन है, उससे खोलने की तैयारी हो रही है। डायरेक्ट बेनिफिशियरी एमसीएक्स है, और ऐसा हो गया तो सीधे सीधे वॉल्यूम्स पर कर रहे होंगे। तो खबर अच्छी है, कल ऑलरेडी तेजी हो चुकी है, तो आज देखते हैं कितनी और, लेकिन खबर बहुत अच्छी है, इसलिए मैं ग्रीन के साथ कंटिन्यू कर रहा हूं। अनुपुर अगले। अगला स्टॉक एक और एम से जो है आप अपनी लिस्ट में जोड़ सकते हैं, मेट्रोपोलिस हेल्थ के। यहाँ पे कल एक लार्ज ट्रेड हुआ था, फैमिली ट्रस्ट की तरफ से जो है बिकवाली देखने को मिली थी, लेकिन 3 म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो खरीदारी करते हुए नजर आए। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट 60 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स यहाँ पे बाय किए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भी 29 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स यहाँ पे बाय किए, और मॉर्गन स्टैनली भी देखे तो ऑलमोस्ट 29 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स बाय करते हुए नजर आए। तो फैमिली ग्रुप की तरफ से बिकवाली देखने को मिली थी, लेकिन इजीली म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे अब एंट्री ले ली है। अगला स्टॉक है टीबीजेड। काफी चला है स्टॉक पिछले कुछ दिनों में, और नंबर्स देखें तो नंबर्स आपको काफी स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। हालांकि सेंको गोल्ड के भी नंबर्स आए थे, लेकिन सेंको गोल्ड के नंबर्स कमजोर है। वहीं ऑपोजिट में देखें तो टीबीजेड के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। मुनाफा ऑलमोस्ट 50% की बढ़त, रेवेन्यूज में 35% की बढ़त इस क्वार्टर में देखने को मिली है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो यहाँ पर भी 36% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नजर आएगी, और मार्जिन्स 8.6% के इस क्वार्टर में रहे। पिछले साल 8.5% के आसपास थे। हालांकि इस स्टॉक के अराउंड काफ़ी सारा जो बस मार्केट में फिलहाल चल रहा है कि प्राइवेट इक्विटी की एंट्री हो सकती है, प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन इन सबको भी साइड में रखें तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। परफेक्ट है, नंबर्स अच्छे हैं, इसीलिए इन ग्रीन आपको दिख रहा है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जीसीपीएल। अब इसमें कल शाम को अपडेट आया कि सुधीर सीतापति साहब ने बतौर एमडी और सीईओ इस्तीफा दे दिया, और कल ही शाम से इफेक्टिव हो गया है, 11 अगस्त से। ये वही हैं जो मेरे ख्याल से 2021 में जब इनके अपॉइंटमेंट की बात सामने आई थी तो बाजार इतना उत्साहित हुआ था कि जीसीपीएल ने अपनी हिस्ट्री में इतनी तेजी नहीं देखी। 22% की 20 से 22% का उछाल था। एचयूएल से आए थे और क्या सलामी दी थी बाजार ने उनके आने की। तो मेरे ख्याल से आज सेंटिमेंट नेगेटिव तो है ही है उनका इस्तीफा, हालांकि एक कंटिन्यूटी है क्योंकि उन नए सीईओ एमडी साहब का नाम सामने आ गया, आसिफ मलबारी साहब कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आपने अति उत्साह दिखाया था तो थोड़ा सल्क भी कर लीजिए। हालांकि इनके रेजिग्नेशन लेटर में भी ना वो मेंशन कर रहे हैं कि बेंचमार्क से गोदरेज कंज्यूमर का स्टॉक इतना आउट परफॉर्म करा मेरे कार्यकाल में, बजाय इसके कि हमने क्या प्रोडक्ट लॉन्च किए, कितना हमने हमारे ब्रांड्स को बड़ा किया, हमारे कौन कौन से ब्रांड 1 नंबर पोजीशन पे आ गए, हम स्टॉक के भाव को चेज कर रहे हैं थोड़ा सा। खैर, जीसीपीएल इन रेड है आज के लिए इस इस्तीफे के चलते। बीईएमएल, इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से 185 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का फ्यूजलेज एरोस्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर और सप्लाई करने के लिए, तो ग्रीन कर दिया। अगले दो आपको पहला स्टॉक लाल निशान में नजर आएगा, ईपैक ड्यूरेबल। काफी चर्चित स्टॉक है और काफी अपसाइड यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक ने देखी, लेकिन नतीजे देखें तो काफी कमजोर आते हुए नजर आए। ऑलमोस्ट मुनाफा 48% की कमजोरी इस क्वार्टर में देखने को मिले। रेवेन्यूज हालांकि ऊपर है, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इस क्वार्टर की काफी डेंटेड आपको नजर आएगी। रेवेन्यूज में 34% की ग्रोथ है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा मात्र 1% से बढ़कर 55 करोड़ के आसपास रहा है। मार्जिन 8.3% से घट के 6.2% के आसपास आते हुए दिखे। तो ऑपरेशनली नंबर्स काफी कमजोर ईपैक ड्यूरेबल्स के नंबर का ये स्टॉक काफी चर्चित रहता है, और पिछले कुछ समय में देखें तो अच्छा खासा रनअप देखने को मिला है, लेकिन कल ऑलमोस्ट 0.2% नीचे था, लेकिन अपने रडार पर रख सकते हैं स्टॉक को। अगला स्टॉक है माना इंडस्ट्रीज। यहाँ पे नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड Q1 देखने को मिला है। नॉर्मली इन कंपनीज के लिए Q4 काफी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन Q4 की परफॉर्मेंस को बीट करके Q1 उससे भी आगे आपको मार्जिन के फ्रंट पे नजर आएगा। रेवेन्यूज काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिले, मार्जिन ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग है, और FY27 का जो गाइडेंस है कंपनी का 5000 करोड़ रेवेन्यू का 13 से 15% मार्जिन का, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ऑर्डर बुक देखने को मिली है, और रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग इसकी आती हुई नजर आई है। आने वाले 15 से 18 महीने में देखें तो ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 36 करोड़ की है इंडिया और सऊदी की, और जो बिड पाइपलाइन है वो 24,000 करोड़ के आसपास के। तो बिड पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, और जो विजन है कंपनी का वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो नजर आएगी मान इंडस्ट्री पर। 2 रिजल्ट्स अच्छे जो लगे, एक था दिव्गी टॉक ट्रांसफर सिस्टम, ऑटो एंसरी कंपनी है, टॉक ट्रांसफर का ही धंधा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू द ईयर है। आय 85% बढ़ी साल दर साल, एबिटा 118% बढ़ा,
24.8% वाले मार्जिन 29.5% पे 450 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन। ये कह रहे हैं बढ़िया फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स था और एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा था, इसीलिए मार्जिन इंप्रूव हुए और मुनाफा 180% का जंप है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक ने कल ही अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छू रखे हैं। इस तरह की तेजी ऑलरेडी बनी हुई है, पर नंबर्स अच्छे हैं इसीलिए ग्रीन। टीडी पावर सिस्टम्स रिजल्ट्स अच्छे हैं, आय 71% का जंप, इबिटा 72% का जंप, मार्जिन्स 10 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए, ऑर्डर इनफ्लो 87% साल दर साल Q1 में बढ़ा है, 93% ऑर्डर्स एक्सपोर्ट से आ रहे हैं और कुल ऑर्डर बुक 2200 करोड़ रुपए पे खड़ी हुई है। अच्छे नंबर, ग्रीन कर दिया। ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। चलिए तो स्वागत है आपका फिर से एक बार टॉप 20 में लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगला स्टॉक मेरी लिस्ट में आपको डीवीज लैब नजर आएगा। टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है और नंबर्स के बाद अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए थे, ऑलमोस्ट 28% की ग्रोथ देखने को मिली थी और कल स्टॉक देखें तो दिन के ऊपरी स्तर पर ये क्लोजिंग आती हुई दिखी थी। 3.5% की तेजी कल देखने को मिली थी। वॉल्यूम्स देखें तो काफी हाई लेवल पर आपको नजर आएंगे, 50-200 DMA के ऊपर जाते हुए नजर आया। तो टेक्निकल चार्ट्स पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगला स्टॉक है आरआर काबिल। यहाँ पर भी आपको फोकस करके चलना है। ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पर ये कारोबार कर रहा है। कल भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली थी। इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं उसके ऊपर कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। पिछले 5 दिन में देखें तो अच्छी तेजी यहाँ पे बनती हुई दिखी है। 7% स्टॉक ऊपर है और पिछले 1 महीने में तो 30% से ज्यादा का अपटिक यहाँ पर आते हुए दिखा है। तो डीवीज लैब और आरआर काबिल दोनों टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। अच्छा, 2 नतीजे और। आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया आमतौर पर चर्चा में नहीं आता। आय 9% बढ़ी, इबिटा 30% बढ़ा, मार्जिन 14.5% पे आए, 240 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन है। ये कह रहे हैं हमारा रेवेन्यू ड्राइव हुआ क्योंकि स्टील सेगमेंट में हमने बढ़िया मार्केट शेयर गेन्स लिए और इबिटा एक्सपेंशन जो आपने देखा 250 बेसिस पॉइंट्स का, क्योंकि हाई मार्जिन एप्लीकेशंस अब ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं रेवेन्यूज को। नंबर्स पढ़ के तो अच्छा ही लगा, इसीलिए ग्रीन कर दिया। ऐसी GIPCL गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड, आय 35% बढ़ी, उसके बाद ऑपरेशनली बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस, PBT 167% का जंप, पैट 177% का जंप, 57 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 150-160 करोड़ पे पहुंचता हुआ। तो ये 2 आरएचआई मैग्नेसिटा और GIPCL दोनों इन ग्रीन। बिल्कुल। अगले 2 स्टॉक, पहला पेज इंडस्ट्रीज। कल इसके नतीजे आने वाले और नतीजों से पहले देखें तो एक डाउनटिक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हो सकता है नतीजे जो है कमजोर आपको आते हुए नजर आए अनुमान से, और डेली चार्ट पे देखें तो वहाँ पे आपको वीकनेस नजर आएगी। पिछले 5 दिनों में 5% से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली है। एक शार्प डाउनटिक यहाँ पे पिछले 2 दिनों में आते हुए नजर आए। तो पेज इंडस्ट्रीज हो सकता है थोड़ा दबाव नतीजों से पहले यहाँ पे फिर से बनता हुआ नजर आए। और लास्ट में MRF, यहाँ पर भी मैंने लाल निशान में ही रखा है। कोटक सिक्योरिटीज का मानना है कि मार्जिन्स पर काफी इंपैक्ट देखने को मिला था और जो क्रूड के प्राइसेस में एक अपटिक देखने को मिल रहा है और रबर प्राइसेस में जो अपटिक देखने को मिल रहा है उसकी वजह से जो अपसाइड है वो काफी लिमिटेड। और इंटरेस्टिंगली सर बता रहे थे आपकी डिविडेंड इसमें दिया नहीं है इस पर। मैं तो बाबर टिकट टीम से पूछ रहा था कितना डिविडेंड आया, 3 रुपए आया कि नहीं आया? नहीं आया, 3 रुपए भी नहीं आया। 3 रुपए भी नहीं आया। 2% स्टॉक नीचे, अगर 1% भी मूव करता है तो 1300 रुपए होता है सर। 3 रुपए तो क्या ही बात करें उसकी। हम लोग चर्चा करते थे कि MRF के टायर में हवा भरने वाला भी 3 रुपए में नहीं मानता। बिल्कुल सही बात है, उसको भी टिप के तौर पे 10 रुपए तो देने ही पड़ते हैं। बट कोटक सिक्योरिटीज का कहना है कि लिमिटेड अपसाइड है, कमोडिटीज का इम्पैक्ट है, मार्जिन इंपैक्ट रहेंगे। हालांकि इंडस्ट्री अच्छा कर रही है तो हो सकता है टॉप लाइन ग्रोथ आपको नजर आए, लेकिन ऑपरेशनली आने वाले क्वार्टर्स थोड़े चैलेंजिंग डेफिनेटली रहेंगे। 2 कंपनीज, एक तो यूनिवास्तु इंडिया, कल इसमें एक लार्ज ट्रेड हुआ था जिसमें टॉरस म्यूचुअल फंड ने 3,77,000 शेयर्स इस कंपनी के 130 रुपए के भाव पे खरीदे। कल लास्ट ट्रेड के बाद ये स्टॉक हरकत में आता हुआ नजर आया। यूनिवास्तु मुझे याद पड़ता है SME वाली थी, जिसके बाद वो मेन बोर्ड पे अब कामकाज करती है। ये EPC कंपनी और लार्जली गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अक्रॉस महाराष्ट्र और गोवा ऑर्डर्स बैक करती है, सिडको वगैरह से।
खैर, ये पहला उस लार्ज ट्रेड के चलते फोकस में रखिए। दूसरा है टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज। कल जब रिजल्ट्स देख रहा था तो इसके नंबर्स आए 22% बढ़ी। इसके इंजीनियरिंग सेगमेंट ने वो आय को ड्राइव करा, 302 करोड़ रुपए की आय पहुंचती हुई नजर आएगी। इसकी इंजीनियरिंग और ईपीसी डिवीजन की ऑर्डर बुक खड़ी है 1500 करोड़ रुपए में, और ये कह रहे हैं ऑर्डर पाइपलाइन 2400 करोड़ रुपए की इस समय नजर आती है। EBITDA 75% का जंप है, 50 करोड़ पे पहुंचता हुआ, और मार्जिन 11% वाले 16% के करीब पहुंचे, 500 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन। मुनाफा 55% बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, ऐसे ही देखते देखते पढ़ रहा था, ईपीसी के साथ साथ डिफेंस वगैरह में भी फोरे करा है इस कंपनी ने, जिसमें इसने यूरोपियन और जापानीज फर्म्स के साथ यूएवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार करा है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिल गया है, जमीन एक्वायर कर ली, और इसी महीने अगस्त में कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत करने जा रहा है। तो पढ़ने गया था तो फिर वैसे कभी ट्रैक में नहीं आती थी। टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज अच्छे नंबर्स, और फिर ये फेरिफेरल अनाउंसमेंट्स के बीच में रडार पे रखिएगा। इन ग्रीन रख रहा हूं इसको भी। मेरे ख्याल 6-6 10-10 स्टॉक्स पूरे हो गए, टाइम भी हो गया है, ब्रेक के उस पर लौट के आएंगे तो टीम्स का एक रैप अप। स्वागत है आपका फिर से एक बार टॉप 20 में। फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। जाइडस लाइफ, एस्ट्रा माइक्रोवेव ब्रोकरेज व्यू के चलते फोकस में रहेंगे। मेट्रोपोलिस हेल्थ लार्ज ट्रेड में कल म्यूचुअल फंड की तरफ से खरीदारी देखने को मिली। टीबीजेड, ईपैक, ड्यूरेबल, मानक इंडस्ट्रीज के नतीजों के चलते आज फोकस में आएंगे। डीवीज लैब, आरआर काबिल और पेज इंडस्ट्रीज टेक्निकली यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और एमआरएफ कोटक की तरफ से एक नेगेटिव व्यू बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है। 10 और जोड़ दीजिए जो रडार पर रख सकते हैं। रिजल्ट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, उनके बीच में ये सारे। मणप्पुरम, एमसीएक्स, क्यों हटा दिया डॉक्टर साहब, बीएमएल, दिवगी, टीडी पावर, यूनिवास्तु, टेम्बो ग्लोबल, आरएचआई मैग्नेसीटा और जीआईपीसीएल सब इन ग्रीन। गोदरेज कंज्यूमर के एमडी और सीईओ साहब ने कल इस्तीफा दिया था, हालांकि कंटिन्यूटी का अपडेट आ गया है, लेकिन इसको मैं लाल ले जा रहा हूं आज। चलिए, टॉप 20 हो गया। अब आइए आज के इस ऑल इंपॉर्टेंट वेडनेसडे सेशन की तैयारी की बारी। सारा होमवर्क करना है। मुनाफे की तैयारी में आप सबका स्वागत है। सीएनबी आवाज के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आपको स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। और कल क्यूज बिगड़े हुए थे सुबह। कच्चा तेल, बॉन्ड डील, जिसकी बढ़िया तरीके से चर्चा भी हुई थी, और ये बात हुई थी कि अभी रेंज बाउंड है, लेकिन अगर बड़े मूव्स आए तो देखेंगे नजरिया बदलने की नौबत आती है नहीं आती है। कल हमारा पहला सपोर्ट तो ब्रीच हुआ, दूसरे सपोर्ट, अहम सपोर्ट तक जाते जाते वहां से मामला संभल गया। तो इसको मैं कैसे क्लासिफाई करूं? कल की गिरावट कितनी डराने वाली थी? सबसे अहम सवाल तो सबके जहन में वही है। कैसे रीड करूं कल की चाल को? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नुपुर। देखिए, एक फीलिंग आ रही है कि थोड़ा सा मार्केट में शायद एक करेक्शन की दस्तक हुई है। अभी सिर्फ ये फीलिंग है, और अभी सिर्फ और फीलिंग बहुत भारी होती है। नहीं, अभी कल का जो प्राइस एक्शन है ना, ये करेक्शन का फर्स्ट साइन है। अब तक हम एक रेंज में रहे थे, एक मोटा मोटी एक रेंज में घूम रहे थे। कल हम पहली बार उस रेंज के नीचे ट्रेड किए, और काफ़ी टाइम तक उस रेंज के नीचे रहे, और एक्चुअली उस रेंज के थोड़ा सा नीचे ही बंद भी हुए। ठीक है, तो कल का प्राइस एक्शन पहला साइन है। कल खराब बाजार में कल का इंडिया विक्स रखिएगा पहले, कल का, उसके बाद लॉन्ग टर्म का रखिएगा। कल इंडिया विक्स का डे लो पर बंद होना ऑन एन नेगेटिव डे, ये ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेसेंसी बताता है आपको सिस्टम में। इंडिया विक्स अब कॉम्प्लेसेंसी जोन में आ चुका है। अब मैं आपको इंडिया विक्स का 12 महीने का चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, विक्स का गिरना हमारे लिए अच्छा होता था। ये इंडिया विक्स का 1 साल का चार्ट है। ठीक है, अब देखिए, नॉर्मली ना जब विक्स इस लेवल पर आ जाता है, पिछली बार की जो करेक्शन थी, बड़ी करेक्शन, वो यहीं पर आई थी। एक बार ये ठीक है, एक बार हमारा वाला चार्ट भी रखेंगे, उसमें मंथ आता है। इसको हटा के एक बार हमारा वाला जो आता है ना 1 साल का चार्ट, वो दे आइएगा, जो हमारे सिस्टम में आता है ना इंडिया विक्स का 1 साल का, वो चार्ट रखिएगा। हाँ, ये देखिए। तो पिछली बार जब वो करेक्शन जब आई थी ना, तो ये जो लेवल था ना इंडिया विक्स का, वो यहीं था। फरवरी एंड का वो टाइम था। मार्च अप्रैल वो स्पाइक करता चला जा रहा, स्पाइक जो आया था ना। तो
अब जरूरी नहीं है कि ये एक कंपोनेंट है मार्केट का, इसको आप बाकी चीज़ों के साथ जोड़ते हैं। बाकी चीज़ें क्या हैं? कच्चा तेल, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये अगर आप देखें, हम ठीक है 75 को हमने इग्नोर किया, 80 को हमने इग्नोर किया, अब ब्रेंट रखिए प्लीज़, और अब देखें तो कच्चा तेल जो है वो 90 के करीब आ चुका है। ठीक है, शायद मैं जो कह रहा हूँ सुन नहीं पा रहे हैं, हाँ, तो अब 90 पर आ चुका है इस समय कच्चा तेल। ठीक है, और ये एक आपके लिए बड़ा दिक्कत वाला मामला है। ठीक है, बैंक निफ्टी कल 200 डे मूविंग एवरेज के ठीक नीचे बंद हुआ है, एकदम एग्जैक्ट ऑन द डॉट 200 डे मूविंग एवरेज उसके जस्ट नीचे बंद हुआ है। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी की लाइन है, 200 डे मूविंग एवरेज इस जहाँ पर हम बंद हुए वहाँ से बस 25 से 30 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, तो थोड़ा सा आईटी में भी मुझे लग रहा है, हम आईटी पे इस पूरी स्विंग में बहुत पॉजिटिव रहे हैं। आज मुझे लग रहा है आईटी में भी थोड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है, और उसका कारण पता क्या है? कोरिया में आज ज़बरदस्त रैली हो रही है कोरियन मार्केट में, और कोरियन मार्केट में जब इस तरीके की रैली आती है ना, 0.5%, 1% को मैं रैली नहीं मानता, 4%, 5%, 6% जब रैली आती है, वो नॉर्मली एक हमारे आईटी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता है। तो ऐसे में बैंक और आईटी अगर दोनों नहीं चले तो मार्केट चलेगा कैसे? ठीक है, तो लेट्स सी, ये थ्योरी है एट द एंड ऑफ द डे, है ना। बाकी तो मार्केट के ऊपर देखेंगे मार्केट क्या करेगा, लेकिन इंडेक्स में तेजी के ट्रिगर्स काफ़ी कम है। और अगर 24,350 टूटा निफ्टी पर, तो वापस ब्रेकआउट के फेल होने का रिस्क होगा। अभी तक ब्रेकआउट इंटैक्ट है, लेकिन अगर इसके नीचे अगर आप बंद हो गए तो ये एक रिस्क होगा। अब ये थ्योरी जो है ये कहाँ नलीफाई होगी? अगर निफ्टी 24,650 के ऊपर निकल जाए। अगर निफ्टी 24,650 के ऊपर निकल जाए तो ठीक है, मार्केट बाकी सबको इग्नोर करके वापस चलने को तैयार है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो थोड़ा